आज हम क्लास 10th के साइंस के अनसॉल्व्ड का सेट नंबर 5 का पूरा भौतिक विज्ञान के जितने भी न्यूमेरिकल उसका सोल्यूशन करवाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके जो पिछले वाले पार्ट्स हैं यानी सेट 1 से लेकर सेट 4 तक के वीडियो बन चुके हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें हम सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं और यहाँ पे हम फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो सवाल आते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्या है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो सबसे ज्यादा हीरे का होता है। ये सब आप कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यहाँ पे देखिए, ये सवाल थोड़ा सा बनता है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यदि थीटा, ये जो फाई है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स हो, पी चुंबकीय क्षेत्र हो तथा तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल हो, तो इसके बीच सही संबंध है। तो इसके बीच सही संबंध क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू थीटा बाई ए, एक ए फाई, एक एक्चुअली फाई इक्वल टू बी ए होता है। जो फार्मूला इसका होता है वो मैं आपको यहाँ लिख दूं, वो तब फाई इक्वल टू बी ए। ठीक, तो फाई इक्वल टू बी ए है, तो यहाँ पे अगर हम फाई बी की बात करें, बी निकालेंगे तो इधर फाई है और ये इधर भाग में आ जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए सवाल यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, देखिए वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हम कह सकते हैं कि u बराबर -30, क्योंकि अवतल है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, इसका प्रतिबिंब वापस इसी पे बन जा रहा है, यानी v बराबर भी कितना 30, जब इसी पे बन रहा है बाईं तरफ है तो ये भी माइनस का, ये 30 है तो ये भी माइनस का 30 होगा। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, देखिए u जो होता है वो 30 सेंटीमीटर और v भी क्या है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी पे बन रहा है। तो हमसे पूछा फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए दर्पण का फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेंस का होता तो ये माइनस हो जाता। 1/f बराबर 1/v, v कितना है माइनस का 30, प्लस 1/u, u क्या है माइनस का 30 है, हमें f का मान चाहिए। तो 1/f इक्वल टू, ये माइनस को ऊपर लिख लीजिए, -1/30, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/30 हो जाएगा। माइनस किस लिए ऊपर लिख लेते हैं, ताकि सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो 1/f इक्वल टू, अगर हर बराबर हो तो अंश को जोड़ दिया जाए, तो -1 क्या हो जाएगा -2 से इसको काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 2 के 2, 2 15 ही 30। तो 1/f बराबर -1/15। अगर हम यहाँ से क्रॉस चेक करें तो f इक्वल टू -15 आ जाएगा। ठीक, तो फोकस दूरी कितनी हो गई 15 हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरे का खा। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखिए वक्रता त्रिज्या पूछा है, अवतल दर्पण 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी। देखिए f बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, और ये माइनस का होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है r, हमें पता है r पूछा है, तो r इक्वल टू क्या होता है 2f, r इक्वल टू 2f होता है। तो r इक्वल टू 2 इंटू एफ, एफ का मान तो दे रखा है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा 40। तो फाइनली यहाँ r इक्वल टू 40 दूनी 80, और ये निगेटिव का है तो निगेटिव का 80 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, r जो दिया है इसको हम निगेटिव नहीं बोल सकते, वक्रता त्रिज्या जनरली बाईं तरफ ही होता है, तो ऐसे ही बोल देंगे कितना 80 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जैसे सवाल में देखो यहाँ पे कह दिया 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो यहाँ थोड़ी कह रहा है -40 सेंटीमीटर, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि दूरी क्या होती है माइनस होती है। ठीक, तीसरा देखिए, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। वाहनों उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है एक बड़े से एरिया को छोटे एरिया में दिखाने का प्रयास करता है, यानी छोटे एरिया में दिखाता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, यहाँ पे लेंस की बात कर रहा है। ठीक, देखिए लेंस हो चाहे दर्पण, जो चीज बाईं तरफ रखी जाएगी वो माइनस, जो चीज दाईं तरफ रखी जाएगी वो प्लस होगी। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है,
किरण आरेख भी बनाना है, सवाल भी लगाना है, किरण आरेख भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा। लगता तो है आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तो एफ इक्वल टू कितना है 15, माइनस का 15 हो गया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है वी, वी कितनी दूर बनाता है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब बाईं तरफ ही बनता है, दाईं तरफ नहीं बनता है, क्योंकि अवतल लेंस कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिए अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, प्रकाश किरणें जाती हैं तो दूर भाग जाती हैं, तो ये इधर ही कहीं आके मिलता है, इसी साइड में बाईं तरफ ही बन जाता है। ठीक, तो हाँ v बराबर भी क्या हो गया माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है, वस्तु यानी यू पूछा है, कितनी दूरी पर है, स्थित किरण आरेख के द्वारा दर्शाइए। तो किरण आरेख दर्शाना है तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेंस है तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला फार्मूला लगा देंगे। 1/f का मान -15 बराबर 1/v दिया है माइनस का 10, और यहाँ माइनस का 1/u, u हमें निकालना है। ठीक, देखिए अगर 1/-u को हम इस साइड लाएं तो प्लस का 1/u हो जाएगा, इस एक माइनस 1/u को इधर लाएं तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या है -1/10 है, माइनस हमेशा ऊपर लगाते हैं। ये -1/15 अगर उस साइड जाएगा इधर तो प्लस का 1/15 हो जाएगा। तो 1/u बराबर 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 होगा, 10 से इसमें 3 बार जाएगा, 3 1 के 3 माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस है, प्लस है तो प्लस 15 दूनी 30, 2 1 के 2, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 और नीचे क्या बचा 30, तो u का मान क्या आ गया 30, तो u इक्वल टू 30, ये माइनस में है नहीं -30, कितनी दूरी पर रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो इसका किरण आरेख हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो किरण आरेख यहाँ पे मैं बना के बता दे रहा हूँ। देखिए किरण आरेख जो होगा, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, अवतल लेंस बनाना पड़ेगा। ठीक, ये मुख्य अक्ष होगी, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक, ये फोकस दूरी होगी, ये सेंटर होगा, इनफाइनाइट होगा। तो कह रहा है वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूरी, फोकस दूरी 15 है तो यहाँ से यहाँ तक 15 होगा और यहाँ से यहाँ तक 30 होगा, यानी कहाँ पर रखा गया सेंटर पर रखा गया। ठीक, भाई फोकस दूरी अगर 15 दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है ना कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा, तो फोकस दूरी का दूना सेंटर होता है, यानी सेंटर पे रखा गया, यहाँ पे वस्तु रखा गया है, तो यहाँ पे वस्तु रखा गया है तो प्रतिबिंब क्या है, किरण सीधे जाती है और टकराने के बाद इधर मुड़ जाती है। दूसरी किरण कहाँ जाती है, फोकस से होती है, दूसरी किरण जब फोकस से होके जाएगी यहाँ से, तो ये टकराएगी और टकराने के बाद मुख्य, जब कोई किरण फोकस मुख्य फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया, अब इस किरण तो उधर जाएगा, तो इसको जब हम पीछे लेके आएंगे तो इसको यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे, यानी उसी सेंटर के नीचे बनेगा, ठीक उसी के नीचे, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, हाँ इसका अथवा देखिए, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इसको अगले पेज पे करते हैं। एक चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, यानी वी पूछ रखा है कि कितनी दूरी का प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f दे रखा है क्या माइनस का 50 बराबर 1/v माइनस 1/u, u का मान कितना है -25 है। ठीक, तो -1/50 इक्वल टू 1/v, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/25। ठीक, तो 1/v इक्वल टू इधर क्या है -1/50 है, ये 1/25 इस साइड आएगा तो ये भी माइनस का 1/25 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू ये देखिए, ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये अपनी ही जगह है और ये अपनी जगह है। 50 और 25 का एलसीएम 50 होगा, 50 से इसमें एक बार जाएगा, 1 एकन्नन 1, माइनस 25 से इसमें 2 बार, 2 1 के 2, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3/50, और दोनों निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। 1/v बराबर -3/50, तो v बराबर 50/-3, क्योंकि पलट जाएगा, इसको v/1 कर देंगे तो इसको 50/3 कर, 3 से इसको काटेंगे
3 1 3, 2 20, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, फिर 3 6 18, 6 6 आता रहेगा तो इसको 7 कर लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। v बराबर माइनस का 16.67 सेंटीमीटर। ठीक, इसको पलटेंगे तो 50 में 3 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। यहाँ देखिए 16.67 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आपका हो गया। तीसरे का खा देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम है, वह आवेश 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलाम है, यक्ष अक्ष के समांतर 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जड़ अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल, त्वरण एवं बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9 × 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। यहाँ से देखिए द्रव्यमान यानी m बराबर दे रखा है 9 × 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। फिर कह रहा आवेश 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलम। आवेश क्या होता है Q, Q इक्वल टू 1.6 × 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक, x अक्ष के समांतर 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से v दे रखा है, v इक्वल टू है 3 × 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्यरत 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बी होता है, 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल, त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात करना है यानी F, त्वरण यानी ए ज्ञात करना, हमको ये दो चीजें ज्ञात करनी है। ठीक, फिर से समझिए, द्रव्यमान दे रखा है m बराबर हो गया, आवेश q होता है तो ये q बराबर हो गया, वेग v होता है तो ये v बराबर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र b होता है तो ये b बराबर हो गया। तो ये सारी चीजों को हमने लिख लिया। हमसे ये पूछा और ये पूछा है, तो देखिए F इक्वल टू फार्मूला होता है, इसे हम कहते हैं QVB। तो F का मान निकालिए, Q यानी आवेश, आवेश कितना है 1.6 × 10 की घात माइनस 19, तो 1.6 × 10 की घात माइनस 19 गुणे V है, V का मान कितना आया है 3 × 10 की घात 6, यहाँ लिख देंगे 3 × 10 की घात 6। फिर क्या है B, यहाँ पे B है तो गुणे में B का मान कितना 0.3, यहाँ लिख देंगे 0.3। तो F इक्वल टू देखिए 3 से अगर हम इसमें गुणा कर दे 3 3 9 तो 0.9 होगा, और 0.9 से 16 में करेंगे तो 16 9 144, तो एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ, दो अंक पे दशमलव, यानी 3 × 0.3 × 0.6 कर दो, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसका भी आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो -19 में प्लस का 6 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 19 में से 6 घट जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 13। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया F इक्वल टू। लेकिन अभी भी हमें क्या निकालना है त्वरण। त्वरण क्या होता है देखिए F इक्वल टू होता है m इंटू ए भी, F इक्वल टू क्यू भी होता है लेकिन F इक्वल टू एम ए भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम A निकालेंगे तो A इक्वल टू F बाई एम आ जाएगा, क्योंकि हमें त्वरण निकालनी है। तो इसी फार्मूले पर लगा देते हैं, A इक्वल टू एफ, एफ तो अभी हमने निकाला था 1.44 × 10 की घात माइनस 13 बटे में यम है, तो यम यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दिया 9 × 10 की घात माइनस 31, तो यहाँ लिख देंगे 9 × 10 की घात माइनस 31। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। A इक्वल टू 1.44 × 10 की घात माइनस 13 है। इस 10 की घात माइनस 31 को अगर हम यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर तो जाएगा तो गुणे में ही रहेगा, लेकिन ये माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस का 31 हो जाएगा। अब बटे में क्या बच गया 9। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू देखिए 9 से अगर हम इसमें भाग करें 144 में, तो 9 से इसमें एक बार जाएगा, 9 1 के 9, फिर 9 दिन 18 ज़्यादा हो जाएगा 14 से, 9 1 के 9, 5 बचा 54, 9 छक 54। ठीक, 9 छक 54, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव बात आती है 2 अंक पे लगाएं कि 1 अंक पे लगाएं, तो दशमलव आपका 1 अंक पे लगेगा। हम गुणा करके देख लेते हैं। देखिए आपको हो सकता है समझ में ना आया हो। 1.44 में भाग करना है किससे 9 से, अगर हम ऊपर वाले के दशमलव हटाएंगे तो इसमें 100 से गुणा करेंगे, तो हमें नीचे भी किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर में 100 से गुणा करने से ये 144 बन गया, और नीचे में करने से क्या हो गया ये 900 बन गया। ठीक, अब 900 से इसमें जब हम भाग करेंगे तो भाग करने का प्रोसेस क्या होता है देखिए 144 को अंदर रखेंगे और भाग करेंगे हम 900 से, तो एक बार भी जाएगा
नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो हम यहाँ हम भाग करने से पहले एक चीज देख लेते हैं। देखिए 144/9 है, तो यहाँ पे ये जो संख्या आ रही है, जैसे 1 दशमलव, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इतना वैल्यू आ गया है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इस साइड में हम कर रहे हैं, हमारे पास आया क्या है, देखिए 1.44 हम लिख लेते हैं 1.44 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 10⁻31/9, ये है ना हमारे पास जो है यहाँ पे, वही सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इसका दशमलव हटाना चाहते हैं, ठीक। अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो हमें नीचे भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा। तो a = 100 से इसमें गुणा होते इसका दशमलव हट गया, बचा कितने 144। अब यहाँ देखिए इसका और इसका आधार बराबर है, आधार बराबर 5 जुड़ जाएगी, 13 में 31 जोड़ेंगे तो हट जाएगा, आएगा क्या प्लस का 18, ठीक। 13 7 20, 7 20 और 10 10 7 17 18, प्लस का 18 आ जाएगा। लेकिन बटे में देखिए इसको 9 गुणे इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घाते 2, 10 की घाते 2 लिख सकते हैं। a = 144 गुणे 10 की घाते 18, ये 10 की घाते 2 ऊपर जाएगा तो गुणे 10 की घाते -2 हो जाएगा, ठीक। और नीचे बचेगा क्या, केवल 9। तो a = अब देखिए 9 से अगर हम इसको काट दें तो 16 9 ही 144, कितना आ जाएगा 16 गुणे, यहाँ पे आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगी, 18 में +2 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 18 इसमें जोड़ने के लिए -2, तो 18 प्लस और माइनस -2 तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की घाते 16, ठीक। अब देखिए a = 16 गुणे 10 की घाते 6 है, तो यहाँ पे हम इसको दशमलव में चेंज करना है। अगर इसमें हम बात समझिए, 6 गुणे 10 की घाते 16, अगर हम इसमें 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, और 10 से भाग करेंगे तो हमें 10 से पर गुणा भी करना पड़ेगा। तो a = 10 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 बन जाएगा, ठीक। 10 से इसमें भाग करेंगे 16 में तो 1.6 गुणे, अब इसका आधार बराबर 10 की घाते 16 ये, और इसका पावर 1 16 1 17, तो तुरंत कितना आ गया 1.6 गुणे 10 की घाते 17, ठीक। ये हमारा आंसर, एक बार हम आंसर मिला लेते हैं। यहाँ पे देखिए तुरंत, और तुरंत न्यूटन किलोग्राम में होता है तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन प्रति केजी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम दूसरे पेज पे करते हैं। 2 ओम 3 ओम 5 ओम, तो हम लिख लेते हैं रजिस्टेंस R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम, R3 = 5 ओम, ठीक। यही दे रखा है 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। इस संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर यानी V कितना है 30 वोल्ट। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, देखिए प्रत्येक सिरों के बीच के विभवांतर क्या होता है, V = I × R होता है। इसके लिए हमें I पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए। और किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध क्या होता है, कुल प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 होता है। तो जोड़ दो, R1 कितना है 2 + R2 3 है + R3 5 है, तो R = 5 3 8 2 10 ओम, यानी कुल प्रतिरोध कितना आ गया 10 ओम आ गया। और हमें V दे रखा है तो हम I निकाल लेते हैं। तो I = क्या होता है V/R। तो I = V हमारे पास दे रखा है 30 वोल्ट और R हमारे पास आया है 10, काटेंगे 3, तो I = 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इन धारा कितनी प्रवाहित हो रही 3 एम्पीयर। तो I = V/R, तो V हमारे पास कितना है 30 और R अभी हमने निकाला है 10, तो धारा कितनी आ गई 3 एम्पीयर। देखिए फिर से समझिए, 3 प्रतिरोध दिया था R1 R2 R3, बोला श्रेणी क्रम में है इसलिए हमने तीनों को जोड़ लिया, तो 10 ओम आ गया टोटल प्रतिरोध। विभवांतर दिया था तो हमें फार्मूला पता है V = I × R होता है, तो R निकाल लेंगे। तो
आर इक्वल टू आई निकाल लेंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर। तो हमने किया आई इक्वल टू वी बाई आर, वी का मान 30, आर का मान 10, काट दिए 3 एम्पीयर की धारा आ गई। क्यों क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि हमसे पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पे बीज विभवांतर, यानी इस पे विभवांतर कितना, इस पे कितना, इस पे कितना, इन तीनों प्रतिरोधों पे विभवांतर कितना है। तो विभवांतर क्या होता है वी इक्वल टू, अगर हम वी निकालेंगे तो आई इंटू आर होगा, तो आई पता होना जरूरी था ना, तो आई हमने निकाल लिया। अब देखिए हम लिखेंगे R1 बराबर कितना 2 ओम है, पर विभवांतर, पर विभवांतर, तो R1 पर विभवांतर क्या होगा V इक्वल टू आई इंटू R1 हो जाएगा। ठीक, R2 पे करेंगे तो क्या होगा V इक्वल टू आई इंटू R2 हो जाएगा, R3 पे करेंगे तो V इक्वल टू आई इंटू R3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो हम इसके लिए निकालते हैं। V इक्वल टू आई आया है 3 एम्पियर, R कितना है पहला 2, तो 3 दूनी 6 वोल्ट विभवांतर पहला लेगा। दूसरे के लिए आई आया है 3 गुणे R2 कितने एम्पियर, R2 3, तो यहाँ हम 3 रख देंगे। ठीक, 3 रखें, 3 3 9 वोल्ट। इसके लिए विभवांतर निकालेंगे तो आई तो 3 एम्पियर आया था, R3 हमारे पास कितना है 5 है, यहाँ पे हम 5 रख देंगे, 3 5 15 वोल्ट, 6 वोल्ट 9 वोल्ट 15 वोल्ट विभवांतर इसका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए आंसर दे रखा है 6 वोल्ट 9 वोल्ट 15 वोल्ट। बात समझ में आया? यानी 3 प्रतिरोध दिया था, हमें विभवांतर दे रखा था, तो हमने आई निकाल लिया, आई हमारा 3 एम्पियर आ गया। प्रत्येक का विभवांतर पूछा था तो V इक्वल टू आई इंटू R1 होता ही है, तो आई तो हमको पता है 3 आया है, अब इस पे विभवांतर आया है तो आई से इसमें गुणा कर दो, 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस पे विभवांतर निकालना तो आई से इसमें गुणा कर दो, 3 3 9 हो जाएगा। इसमें विभवांतर निकालना तो आई से गुणा कर दो, 3 5 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल खत्म होते हैं, आगे आपको इसको पढ़ना है।